Hello friends, welcome all of you on this channel. And today I am before you in English dictation with the legal passage. And firstly I want to introduce some outlines I have given here. So please be attentive. ये एनमिटी एक वर्ड आया है और बुक में तो लोग इस तरह से मिलाते हैं एनमिटी, लेकिन आप देखिए कि एम के बाद टी कैसा मिल रहा है। ये आप अगर मेरे चैनल के वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस पहले आ चुके हैं कि जब एंगल नहीं बनता है तो मैं काटने का प्रोसेस लगाता हूं। तो यहाँ पर हमने एनमिटी में एम में टी नहीं ज्वाइन होता है इसलिए काट दिया है। और फिर यहाँ आया है अनलॉफुल। अनलॉफुल तो सिंपल है लिखा हुआ, फ्री आर्म्स है, फायर आर्म्स है, और फायर का आर और आर्म का आर ये दोनों को कॉमन कर दिया गया है। जैसे आप कभी कभी लिखते हैं नेशनल लाइफ, तो इस तरह से ही हम लोग लिखकर निकल जाते हैं और ये एल को कॉमन मान लेते हैं, नेशनल का भी और लाइफ का भी। इसी तरह से यहाँ हमने कम लिखना पड़े तो इस तरह से आर को कॉमन कर दिया, फायर आर्म्स। और यहाँ आ रहा है PW4 और एपोस्ट्रोफी एस है, तो PW के लिए PW लिख दिया। और जहां इंड हो रहा है, डिजिट अगर आता है तो जहां इंड होता है, जस्ट आफ्टर इंडिंग, क्लोजर टू दैट इंडिंग पॉइंट डिजिट शुड बी गिवन। तो हमने यहाँ पर PW जहां खत्म हुआ वहां 4 दे दिया और 4 में ही एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस लगा दिए। ये हो गया PW4। ये PW4 यहाँ पर एक वर्ड है फर्द बयान। हम लोग ये देखते हैं कि हिंदी हो अंग्रेजी हो, बहुत सारे वर्ड लोग अदर लैंग्वेज के मिक्स कर देते हैं। और कोर्ट में अक्सर जो पहले हुआ करता था तो बहुत सारे उर्दू वाले वर्ड्स मिला दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है उर्दू का फर्द बयान है, उच्चारण में फर्द बयान होता है, इसलिए आप लोग टीसी के समय ध्यान रखेंगे कि फर्द ए बहुत सारे जैसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू में आने वाले अक्षर आते होंगे लश्कर तौबा, तैयबा, तो इस तरह से लिखाता है लश्कर ए तैयबा। इसी तरह से यहाँ पर ये वर्ड आया है, ए को अलग बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन असल में वर्ड इस तरह का है फर्द ए बयान, और फर्द बयान लोग बोलते रहते हैं, पर इसको समझिए टीसी के समय ध्यान देना है, फर्द ए बयान।
हमने फर्द लिखा है और बेयान से काट दिया है। यहाँ चार्ज सीट है, चार्ज सीट में CH लिख करके SH हाफ कर दिया है, CH फॉर चार्ज। वैसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम इतना ही लिख करके निकल सकते हैं और समझ लेंगे। चार्ज शीट यहाँ पर अप्रीहेंडेड है। अब अप्रीहेंडेड इस तरह से भी बताया जाता है, जो मीडियल डॉट है डॉट H, तो इससे आसान है ये लिखना, आप लिख करके देखेंगे अप्रीहेंडेड। FIR है, पहले भी आपने देखा होगा वीडियो, आपने लिखा होगा डिक्टेशन मेरे वीडियो से, तो आपने देखा होगा FIR हम इस तरह से बताते हैं, F रोमन राइटिंग वाला स्मॉल लेटर दे करके यहाँ से काटते हुए R स्मॉल करते हैं, और ये जो हेड बन जाता है इसमें डॉट मार देते हैं, इसको I मानते हैं। तो FIR इस तरह से हम जल्दी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर कस्टडी है, T के बाद D आया है। अक्सर एक ही सीध में जाने वाले स्ट्रोक्स होते हैं तो हम डिसज्वाइन करके लिखते हैं। आप भी प्रैक्टिस करके देखिए कि एक साथ अगर लगातार करते हैं तो एक तो लाइट हेवी पता नहीं चलेगा, और दूसरा है कि ज्यादा लंबा हो जा सकता है। और अगर डिसज्वाइन करके साइड में कर देते हैं, इसलिए आपने हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 में पढ़ा होगा कि यदि लास्ट में लगातार 3 TD आता है तो पहले वाले का फुल स्टॉप लिखकर दूसरे वाले को तीसरे के लिए हाफ करते हैं, और फिर पहले वाला जो फुल है उसके बगल में जोड़िया करके दे देते हैं हाफ। तो वही हमें यहाँ भी टेक्निक लगाया हमने, तो कस्टडी में टा लिख करके डा बगल में लिख दिया है। आप प्रैक्टिस करके देखिए, इसके अपेक्षा लगातार लिखते हैं और ये अलग करके लिखते हैं तो ये जल्दी से लिख पाते हैं या नहीं। सेपरेटेड है, यहाँ पर सेपरेट SPR लिख देते हैं फुल और T से काट देते हैं हाफ T से। कंटिन्यूड है, कन का डॉट और ट्यू हाफ कंटिन्यूड। इन रिस्पेक्ट ऑफ है, वैसे बुक में आपको इस तरह से मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द, लेकिन इसमें क्लियर R पता नहीं चलता है, और अगर हम ऐसे लगा देते हैं नर को इन रिस्पेक्ट पढ़ेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इस तरह से। P फुल है, नर हाफ है, जगह कम था इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है, फुल P होता है। कन्विक्टेड है, पहले भी आया था कि B के बाद K आता है, तो यदि हम इसको डिसज्वाइन करके लिखते हैं तो कम समय में लिख सकते हैं। कन का डॉट भी और डिसज्वाइन K करके टे कर दिया, कन्विक्टेड। यहाँ पर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ये अक्सर एक साथ आता है, कम से कम ये तो एक साथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट आएगा ही। तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट के लिए हम जल्दी के लिए RI लिख देते हैं, R कैपिटल I स्मॉल, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ पर फॉर लाइफ आया है तो L कैपिटल हम बगल में कर देंगे, इसको हम मान लेते हैं RIL को रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यदि केवल रिगोरस इम्प्रिजनमेंट आता है तो यही हम लिख करके छोड़ देंगे, और फॉर लाइफ आता है तो L कैपिटल लगा देंगे। ज्वाइंटली है, यहाँ पर ज्वाइंट हाफ और लीड ज्वाइन। यहाँ पर एक्सप्लीकेबली है, तो KG के बाद अगर S और PL BL इस तरह से आता है तो उसमें तो हुक सेपरेट दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे एक्सप्लॉइटेशन आप लोग लिखते हैं तो उसमें भी यही चीज होता है, लेकिन क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा चिपटा करके पीछे ले जाना पड़ता है। बिल्कुल राउंड अगर करेंगे तो प्ला नहीं इसमें समझ में आएगा, एक्सप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए इन एक्सप्लीकेबली में इन एक्सा प्ली के लिए थोड़ा चिपटा करके ले जाते हैं सर्कल, तो ये हो गया एक्सप्लीकेबली। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ नोट रिमाइंड कर दिया है कि पहले भी हमने कहा था
और बार बार मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस पैसेज को आप डिक्टेशन के रूप में लेते हैं उस पैसेज का पूरा अध्ययन कीजिए, पढ़िए, बार बार उसको टाइप भी कीजिए और उसमें आने वाले जो आपके लिए अननोन वर्ड्स आए हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको नोट कीजिए अलग अंडरलाइन करके, उसके स्पेलिंग को रट जाइए। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि जो कम जानकार हैं अंग्रेजी के वो भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो विद्यार्थी बहुत ही वीक थे इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन वो आज स्टेनो इंग्लिश का बने हुए हैं, केवल इसी तरह से स्पेलिंग रटना, आउटलाइन रटना और हो सके तो मीनिंग रटना। तो इसलिए हमने यहाँ रिमाइंड किया है कि द आउटलाइंस ऑफ द वर्ड्स गिवन हियर शुड बी प्रैक्टाइज्ड वेल एंड शुड बी मास्टर्ड। मास्टर का मतलब पूर्ण ज्ञाता, मास्टर्ड एंड मीनिंग शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड। अगर ऐसा करते हैं तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, 10-20 डिक्टेशन में अगर इस तरह की तैयारी करते हैं तो फिर आप देखिए रिजल्ट क्या होता है। फिर से मार्क कर लें, डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करके उसका स्पेलिंग याद करना, जो आउटलाइन बताया जाता उसको बार बार रगड़कर याद रखना ताकि सोचना ना पड़े कि कैसे लिखें। और हो सके अगर आपके पास टाइम है तो एक नोटबुक बनाएं और डिफिकल्ट वर्ड को चुन करके, आज तो सारा कुछ मोबाइल में अवेलेबल है, लेकिन आपको माइंड में रखना है, मोबाइल से काम तो चलेगा नहीं वहां टेस्ट में। इसलिए मोबाइल से सर्च कीजिए और अब मीनिंग तो बहुत सारे, एक वर्ड के बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो पैराग्राफ है उस हिसाब से मीनिंग आप सिलेक्ट कीजिए कि इस पैराग्राफ के हिसाब से इसका मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं कैच होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ में इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो ठीक है, हम आपके सुविधा के लिए आप अच्छा कर सके इसलिए ये सब सुझाव देते रहते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो इसको इग्नोर करेंगे और अच्छा लगता है तो इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं डिक्टेशन की ओर, पहले स्लो स्पीड में। अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन in view of old enmity, an unlawful assembly carrying firearms caused the death of P.W. Force uncle. यहाँ पर फोर्स का मतलब FORC न समझिएगा, पहले उसके बारे में बताया जा चुका है। P.W. Force का अंकल, P.W. Force uncle, the prosecution case is based on the further bayan of P.W. Force. The police submitted charge sheet against 7 accused persons of whom को इस तरह से आप लिख सकते हैं ज्वाइंटली, यहाँ पर ऊ लगा दीजिए, of whom 5 ब्रैकेट इंक्लूडिंग द appellant's father एंड ब्रदर ब्रैकेट क्लोज। देखिए ब्रैकेट इस तरह से दिया जाता है, लेकिन आप शॉर्ट हैंड राइटिंग में इस तरह से ब्रैकेट दीजिएगा तो THS स्ट्रोक समझ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से कट कर दिया जाता है। एंड ब्रदर ब्रैकेट क्लोज वेयर नेम्ड इन द फर्दर बयान और FIR while the other 2 accused bracket including the appellant bracket close were not so named
in the further bayan or FIR. In the charge sheet, 3 accused were shown as absconders. above the line होगा भी absconders. भगोड़ा होता है इसका मतलब. absconders and the rest were in custody. Later, one more accused was apprehended and he was also put on trial along with the accused who were in custody. The case of the two accused who remained absconding was separated and the other 5 accused were put on trial. Later on, the appellant's father died, and insofar as he was concerned, the proceedings abated. The trial continued in respect of the 4 accused, including the appellant. The trial court finally convicted all the 4 accused under section 302 IPC and section 27 of the Arms Act and sentenced them to rigorous imprisonment for life under section 302 IPC and rigorous imprisonment for 1 year under section 27 of the Arms Act. 1 accused died after the judgment of the trial court. The rest 3 accused, including the appellant and his brother, preferred appeals before the High Court. The appeals were dismissed against the judgment of the High Court. The appellant and his brother. ये ब्रदर में इस तरह से लिखना होगा क्योंकि रूल आपने पढ़ा होगा कि सिंगल स्टेट स्ट्रोक को तभी डबल किया जाएगा जब उसके अंत में हुक लगा हुआ हो या शुरू में सर्कल लगा हुआ हो. ब्रदर में हुक है लेकिन शुरू में है, इसलिए डबल नहीं होगा. Brother jointly filed SLP before this court. The third convicted did not file any further appeal against the judgment of the High Court. The SLP, in so far as the appellant's brother was dismissed, while the appellant was granted leave to appeal. Allowing the appeal, the court curiously के लिए बताया था कि क्यूर आता है तो इस तरह से आप लिख दीजिए, टाइम कम लगेगा. नहीं तो लोग इस तरह से बताते हैं, तो ऐसा लिखेंगे तो आप कुछ जल्दी लिख पाएंगे. Curiously, the trial court charged all the 5 accused bracket before the appellant's father died. Only under section 302 IPC without the aid of either section 149 or section 34 of IPC. Equally,
inexplicably, the trial court did not charge the accused under section 148 IPC. Apart from section 302 IPC, all the accused were charged under section 27 of the Arms Act. One accused was additionally charged under section 379 of the Indian Penal Code for taking away the rifle of the deceased. Rifle deceased. The charge framed by the trial court was highly flawed. फ्लॉ एक वर्ड है, इसमें ईडी लगा हुआ है, तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर डॉट दे देना जरूरी होगा, सॉरी डैश होगा, फ्लॉ flawed. The appellant was examined by the court under section 313 of Criminal Penal Code. क्रिमिनल पेनल कोड इस तरह से लिखेंगे, क्रिमिनल के लिए क्री लिखेंगे, काट कर पेनल पूरा लिखना है, कोड लिखना है, क्रिमिनल पेनल कोड. Ready for final dictation. According to the prosecution, in view of old enmity and unlawful assembly carrying firearms caused the death of PW4's uncle. The prosecution case is based on the further bayan of PW4. The police submitted charge sheet against 7 accused persons, of whom 5 bracket begins, including the appellant's father and brother bracket close, were named in the further bayan or FIR, while the other 2 accused bracket including the appellant bracket close were not so named in the further bayan or FIR. In the charge sheet, 3 accused were shown as absconders and the rest were in custody. Later, one more accused was apprehended and he was also put on trial along with the accused who were in custody. The case of the 2 accused who remained absconding was separated and the other 5 accused were put on trial. Later on, the appellant's father died and in so far as he was concerned, the proceedings abated. The trial continued in respect of the 4 accused, including the appellant. The trial court finally convicted all the 4 accused
under Section 302 IPC and Section 27 of the Arms Act and sentenced them to rigorous imprisonment for life under Section 302 IPC and rigorous imprisonment for 1 year under Section 27 of the Arms Act. One accused died after the judgment of the trial court. The rest, three accused, including the appellant and his brother, preferred appeals before the High Court. The appeals were dismissed against the judgment of the High Court. The appellant and his brother jointly filed SLP before this court. The third convicted did not file any further appeal against the judgment of the High Court. The SLP, in so far as the appellant's brother was dismissed, while the appellant was granted leave to appeal. Allowing the appeal, the court curiously, the trial court charged all the five accused bracket before the appellant's father died bracket close only under Section 302 IPC without the aid of either Section 149 or Section 34 of IPC. Equally inexplicably, the trial court did not charge the accused under Section 148 IPC. Apart from Section 302 IPC, all the accused were charged under Section 27 of the Arms Act.